फर्स्ट ए यानी पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली मेटल। सेकेंड ए यानी दूसरा वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। सेवेंथ ए यानी 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं हाइड्रोजन। 8 ए यानी 18 नंबर वर्ग को बोलते हैं निष्क्रिय गैस या आदर्श गैस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नोबेल गैस। क्षारीय धातु 7th होते हैं, मतलब 7 होता है। क्षारीय मृदा धातु 6 होता है। हाइड्रोजन 5 होता है और निष्क्रिय गैस यानी 6 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ए आपका हो गया पहला वर्ग, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। ए हो गया दूसरा वर्ग, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और ए आपका रहा तीसरा वर्ग, ए आपका रहा 7th ए यानी 17 नंबर वर्ग, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। और ये रहा 18 नंबर वर्ग, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय गैस। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम संख्या उप कक्षा के बारे में बताता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताता है। और चक्रण क्वांटम संख्या कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरह से सजाते हैं उसके बारे में बताता है। पहला कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में होता है 18 इलेक्ट्रॉन और चौथा कक्षा में होता है 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा एस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है तो 2 होता है। पी उप कक्षा में 6 होता है। डी में 10 होता है और एफ में क्या होता है 14 होता है। यहाँ 10 नहीं, यहाँ 14 होता है। एफ उप कक्षा में 14 होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी लिंक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर की आ चुका है और हम लोग जो भी ऑफिशियल पेपर है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं डेली। तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये ऑफिशियल पेपर है, किस तरह का प्रश्न पूछता है। और इस जो प्रश्न पूछा प्रीवियस ईयर, उससे प्रश्न आपका एग्जाम CBT 2 में भी रहेगा और आने वाले रेलवे के एग्जाम में भी रहेगा और अन्य एग्जाम में भी इससे आपको फायदा होने वाला है। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको हम बताए थे कि अगर आप CBT 1 NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ आपको अपना जो आपके शिफ्ट में पेपर हुआ उसमें जो भी प्रश्न आया साइंस आर्ट्स का, उसको लेना स्क्रीनशॉट एक अच्छा सा जो आपको यहाँ लगा हुआ है, उसी तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेना और आपको हमारे टेलीग्राम पे सेंड कर देना है। वहाँ से हम PDF बनाएंगे और आपको फिर से हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे में आप जितना भी वहाँ सिलेक्टिव प्रश्न रहता है उसको एक PDF बनाकर फिर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इससे रिलेटेड हर एक प्रश्न का आंसर आपको बताया जाता है। जो जैसे मैं प्रश्न पूछ दिया कोई तो उससे रिलेटेड, जैसे मैं पोखरण 1 पूछा तो पोखरण 2 के बारे में बताया जाएगा और 1 के बारे में ही फुल डिटेल बताया जाता है। तो इससे आपको फ़ायदा 100% होगा। तो वहाँ आप सेंड कर दीजिएगा, तो आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। वहाँ आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देना है। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं। और आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कुछ प्रमुख नृत्य। तो प्रमुख नृत्य में जैसे मैं आपको बताया पोंगल एक था अटुकल पोंगल। जैसे में पोंगल जो है आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि पोंगल जो है एक होता है पोंगल और एक होता है अटुकल पोंगल। तो हम दोनों का उल्टी बता दिए थे। तो जैसे में जो कल वीडियो को देखे होंगे वो अगर आज नहीं देखेंगे तो कहेंगे मास्टर साहब गलती बता दिए। तो हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक होता ही है, हर एक व्यक्ति से होगा, महान से महान व्यक्ति से भी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि स्पीड में पढ़ाने चक्कर में क्या होता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ऐसा नहीं कि याद नहीं रहता, मिस्टेक हो जाता है। तो जैसे में पोंगल हो गया, तो जो पोंगल है तमिलनाडु का, पोंगल कहाँ का नृत्य है? पोंगल तमिलनाडु का नृत्य है। और एक है अटुकल पोंगल, पोंगल तमिलनाडु और एक है अटुकल पोंगल। ये कहाँ? केरल का। यहाँ पोंगल लगा लीजिएगा, अटुकल पोंगल ये हो जाएगा केरल। तो दोनों में गलती नहीं करिएगा। केरल अगर आपसे पूछेगा सिर्फ पोंगल तो तमिलनाडु,
अटुकल पोंगल पूछेगा तो केरल, और ओनम भी पूछेगा तो केरल का है। तो ये सब आपको हम कल बता दिए थे। ओनम कहाँ का? तो केरल का। यहाँ का एक और नृत्य है कथकली, तो यहीं का मोहिनीअट्टम केरल का ही है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नृत्य है। और भारत के प्रमुख लोक नृत्य क्लासिकल डांस कितने हैं? 8। तो उनमें से कौन कौन है? एक हो जाएगा भरतनाट्यम, जो कहाँ होता है? तमिलनाडु का नृत्य है। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी देता है। अगर ऑप्शन में उत्तर भारत हो तो उत्तर भारत दीजिएगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश हो तो भी उत्तर प्रदेश भी देता है कभी कभी। कथकली, कथकली, तो कथकली यानी कथकली हो जाएगा केरल, तो ये भी आपको बताए थे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये सब आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था। और मणिपुरी, मणिपुर नाम से ही लग रहा है। मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। उड़ीसी, तो ये आपका उड़ीसा का हो जाएगा। सतरिया, तो ये हो जाएगा असम। और एक और असम में इंपॉर्टेंट नृत्य है, कौन सा? बिहू, असम। तो ये आपका जो 8 है क्लासिकल डांस है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। ये तो आपका हो गया इंपॉर्टेंट नृत्य जो आपको कल बताए थे हम। तो कल हम इसके बारे में आपको बताए थे, लेकिन उसमें क्या कर दिए थे कि अटुकल पोंगल आपको बता दिए थे तमिलनाडु और पोंगल केरल। नहीं, जो पोंगल है तमिलनाडु का नृत्य है और जो अटुकल पोंगल है ये आपका केरल का, और ओनम भी कहाँ का नृत्य है? केरल का। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न आपको कल भी बताए थे, लेकिन हम आपको बताए कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो आज बताने वाले हैं। तो इसमें आपको बताना था कक्षीय तल, कक्षीय झुकाव और अक्षीय झुकाव, यानी पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना और अक्षीय झुकाव कितना है। तो आपको मालूम है पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ। कहने का मतलब इसको इस तरह से सीधा होना चाहिए, लेकिन इस तरह से सीधा नहीं, कुछ इस तरह से है। होना चाहिए था यहाँ, लेकिन है यहाँ। तो ये जो झुकाव है यही आपका क्या है? अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी का अगर आपसे पूछेगा अक्षीय झुकाव कितना डिग्री है, डायरेक्ट अगर आपसे पूछेगा पृथ्वी का अक्षीय झुकाव तो कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री। वही अगर आपसे पूछ जाए पृथ्वी का कक्षीय झुकाव जो ये आपका है, वन मिनट, ये आपका इधर से होगा पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, और इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का कक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव यानी 23.5 डिग्री, और कक्षीय झुकाव कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा बनता है 90 डिग्री का कोण। तो ये आपका अगर 23.5 डिग्री हो गया तो इसको घटाइए तो ये कितना बचेगा? 66.5 डिग्री बचेगा। तो अब देखिए इसको बोलते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा कितना डिग्री से गुजरता? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और विषुवत रेखा 0 डिग्री जिसको हम लाइन बोलते हैं, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आप गलत कहाँ करिएगा? उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश आप ध्यान ही नहीं दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा मकर रेखा किस अक्षांश से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री कितना हुआ? दक्षिणी अक्षांश। अगर आपसे पूछेगा कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर ऑप्शन में अक्षांश दिया गया उत्तरी और दक्षिणी, तो दक्षिणी उत्तरी आपको मारना है देखकर। अगर नहीं दिया गया तो आपको अक्षांश सिर्फ लगाना है, क्योंकि 23.5 डिग्री तो अगर मेंशन प्रश्न में जरूर रहता है, ऑप्शन में रहेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, यानी इसको, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर अक्षीय झुकाव हो जाएगा 23.5 डिग्री और कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री, कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। ये जो 23.5 डिग्री लिखा गया एक कर्क रेखा के बारे में लिखा गया कि 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा, और 0 डिग्री लाइन को उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो यहाँ पूछा निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर
झुके हुए हैं। यानी यहां से प्रश्न आपको बताना है कि निरक्षीय तल और कक्षीय तल ऑर्बिट प्लेन एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं। यानी इसके बाद देखिए पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंबवत, यानी ए आपका हो जाएगा और इस पे लंबवत है, तो यानी ए आपका कक्षीय और ए अक्षीय, तो इसको दोनों को बीच का जो, इसको हम सिंपल यानी बताना को कि अक्षीय झुकाव कितना है। तो निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं, तो निरक्षीय तल और कक्षीय तल जिस कोण पे झुके होते हैं दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अक्षीय झुकाव। यानी कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 23.5 डिग्री। आपको मालूम कि अक्षीय जो झुकाव होता है कितना होता है, 23.5 डिग्री, और कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 23.5 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपको कल भी हम बताए थे। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो आपको मालूम भारत में खिलाफत जो आंदोलन था ये कब शुरू किया गया था, 1919 में अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ये आंदोलन शुरू किया गया था यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन यानी यूनाइटेड नेशनल का एजेंडा नहीं है। 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, तो ये तो सही है। देखिए इसके बारे में जो एजेंडा बताया गया कितना है, जैसे मैं आपको भूखमरी से ये सब क्या मुक्ति पाना, आपका जो मृत्यु दर है यानी शिशु मृत्यु दर इसको कम करना, मतलब ऐसे जो भी समस्या शिक्षा को हम लोग इस सब से, जैसे हो गया एड्स हो गया, HIV हो गया, मलेरिया, ये सब से क्या निजात पाना, शिक्षा को पूर्ण रूप यानी करना इसको, यानी सभी के पास। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, इसका लक्ष्य है यानी एजेंडा। तो इसमें बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना यानी सभी को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, तो ये तो है ही, ये तो आंसर होगा। गरीबी कभी भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना, तो गरीबी को भी समाप्त करना था, तो ये भी हो जाएगा। राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना, यानी असमानता को कम करना यानी समानता लाना, तो ये भी था, तो ये तो होगा। लेकिन पूछा नहीं है, तो कभी कभी आपको ऑप्शन से भी क्या करना पड़ेगा, इसको खेलना पड़ेगा। यानी 17 को इसमें एजेंडा बताया गया, तो 17 को आपको देखना पड़ेगा एक बार। तो इसमें आप ऑप्शन से कभी कभी खेल सकते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो था इसका एजेंडा नहीं था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो जो दीफू दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रिपीट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ये आपका चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो चार्ल्स बेबेज। लेकिन पूछा आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है, यानी जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, एलन ट्यूरिंग को। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोल रहे बी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। तो आपको रिपीट प्रश्न हो गया, ये आपको फर्स्ट जो पार्ट 1 था उसमें भी आपको बताया गया था, सेकेंड में भी बताया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्णा यानी अपर्णा कुमार। नाम क्या था, अपर्णा कुमार। तो ये क्या थी, लड़की का नाम है, आप इसको लड़का नहीं, अपर्णा कुमार पहली महिला अधिकारी का नाम है जो कहाँ पहुंची थी, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी है अपर्णा कुमार। अगला ऑप्शन पे चलते हैं। पूना समझौता
तो पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 1932 में। किनके किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी के बीच और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, यानी BR अंबेडकर के बीच हुआ था। ये जो समझौता है यानी हस्ताक्षर कौन कौन किए थे? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच ये पुनः समझौता हुआ था। कहाँ? येरवदा जेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MK गांधी और BR अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन नंबर 3 दे रहा कि MK गांधी और लॉर्ड इरविन सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, कौन सा? तो सेकेंड वाला। तो कब हुआ था? 1931 में। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। सेकेंड 1931 में। और जो तीसरा था 1932 में। लाइन से आपको करते जाना। फर्स्ट पूछेगा 1930 में, सेकेंड पूछेगा 1931 में, और जो थर्ड पूछेगा 1932 में। ये क्या था? तो गोलमेज सम्मेलन पूछेगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। सेकेंड वाला कब हुआ था? 1932। और जो थर्ड था वह 1932 में हुआ था, और सेकेंड वाला 1931 में। और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच यानी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 1931 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी। तो आपको अधिकतर बच्चे इसका आंसर कर लिए होंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, देखिए पहली और भारतीय महिला का नाम बताना। तो पहली अगर आपसे भारतीय महिला पूछता है तो सरोजनी नायडू। कब अध्यक्षता की थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट अगर आपसे पूछेगा तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे एनी बेसेंट पूछेगा तो पहली महिला अध्यक्ष क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष जो एनी बेसेंट थी, फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष थी। तो कांग्रेस के फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और अध्यक्षता कब की थी? 1917 में कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू, और सिर्फ पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जो यंग बंगाल जो आंदोलन था ये कब शुरू किया गया था? तो 1928 में। ये 1928 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? हेनरी विवियन ड्रेजियो यानी HV ड्रेजियो के द्वारा शुरू किया गया था। शॉर्ट में हम HV ड्रेजियो भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो उद्देश्य क्या था यंग बंगाल आंदोलन का? तो प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस से स्वतंत्र होना, यानी प्रेस की स्वतंत्रता कहने का मतलब स्वतंत्र नहीं होना, यानी प्रेस की आज़ादी हो, इस पर किसी प्रकार का कोई भी मतलब रोक टोक ना हो। जमींदारी से जो जमींदार थे, जमींदारों से संरक्षा यानी रक्षा करना, और उच्च वेतन में भारतीय लोगों को नौकरी देना, इसका उद्देश्य था। बहुत और भी उद्देश्य था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ईस्ट किस में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन बी में। और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, यानी जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील बोलेगा तो विटामिन हो जाएगा KAD, ये सब क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा, के हो जाएगा, डी, ये सब क्या है? तो वसा में घुलनशील, यानी बी और सी के अलावे वसा में
घुलनशील, वसा में घुलनशील। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल्स के नाम से लोकप्रिय है? तो डेट्रॉयट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? चेन्नई को। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और ऑटोमोबाइल के कैपिटल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है यानी लोकप्रिय है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। और हैदराबाद को हम क्या बोलते हैं? तो हैदराबाद को निजाम का शहर, निजाम का शहर, निजाम का शहर, और भी बोलते हैं मोतियों का शहर, मोतियों का शहर। और हैदराबाद को क्या बोलते हैं? जुड़वा शहर। किसको बोलते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद, सिकंदराबाद को क्या बोलते हैं? जुड़वा शहर। यहाँ हाथ से ये है नहीं समझिएगा, हैदराबाद ही लिखा हुआ। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या बोलते हैं? जुड़वा शहर। अब देखिएगा इसे भी बात दोनों में मिला हुआ। द रा, इसको लास्ट 4 अक्षर इसमें भी और इसमें भी, हैदराबाद और इसमें सिख और है सिर्फ अलग है। बाद और बाद दोनों में, यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या है? जुड़वा शहर, जुड़वा शहर। तो किसको बोलते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया? तो ये भाग 4 में किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख, और ये कहां से कहां तक है? तो 36 से लेकर 51 तक। 36 टू 51, या किस अनुच्छेद में? 36 टू 51। तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद कितना से कितना में वर्णित है? तो 36 से लेकर 51 तक। यही अगर आपसे पूछ लेगा भाग 4 का क्या, तो भाग 4 के का में है मूल कर्तव्य। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य किस भाग में? तो 4 के का में। और ये कहां से? 51 के का में है, यानी 51 के का में क्या? का खा गा घा, ऐसे इस तरह से है। और कितना है टोटल? वर्तमान में भी कितना है? 11। कितना मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में 11। और जब जोड़ा गया था तब कितना था? 10। और लेकिन वर्तमान में 11। तो 11वां जो जोड़ा गया, ये जो 11वां नंबर जो जोड़ा गया, ये कौन सा जोड़ा गया? तो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाए, इसके बारे में इसमें बताया नहीं। शिक्षा जोड़ा गया, प्राथमिक शिक्षा। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको ऐड किया गया था। प्राथमिक शिक्षा जो 11वां जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछेगा मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, अगर आपसे पूछेगा मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 0। क्यों? क्योंकि यह जो जोड़ा गया था मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था 1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। किसको? तो ये आपका हो जाएगा जो मूल कर्तव्य है। जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में जोड़ा गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? तो 1977 में। दोनों को ध्यान दीजिए, हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, लेकिन लागू 1977 में हुआ था। तो सारा प्रश्न आपसे पूछा मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस समिति के सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? शुरू में 10, और 11वां फिर जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन
2002 में कौन सा? प्राथमिक शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं उनके लिए जोड़ा गया था। और एक और प्रश्न पूछेगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में कौन सा शब्द को ऐड किया गया? तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में समाजवाद हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष और आपका हो जाएगा अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जो आपका ये उद्देशिका हो जाएगा जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया था। तो इसको आपको याद रखना और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। किसको? 42वां संविधान संशोधन को। सारा प्रश्न ये सब पूछता है। तो इसका जो आंसर दीजिएगा आप ऑप्शन नंबर ए, जो नीति निर्देशक है 21 भाग में, तो भाग 4 में। और भाग 3 के बारे में बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भाग 3 दे रहा है, तो भाग 3 ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें है मौलिक अधिकार। तो भाग 3 के बारे में हम आपको यहां बता देते हैं। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में? तो भाग 3 में। और एक कहां से कहां तक लेकर है? 12 टू 35, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल में यह वर्णित है। 12 से लेकर 35 तक के ये जो आर्टिकल इसमें वर्णित है मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और इसमें जो ऐड किया गया 21 का अनुच्छेद 21 जो का ऐड किया गया था, निःशुल्क शिक्षा, यानी अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा कैमा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जहां यहां जो मूल कर्ता में ऐड किया गया था शिक्षा, तो उसी संविधान संशोधन के द्वारा यहां भी ऐड किया गया था मौलिक अधिकार में। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और ये जो शब्द जो जोड़ा गया था उसको आप ध्यान जरूर दीजिए, लिख लीजिएगा। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था जो आपका प्रस्तावना है उद्देशिका में। अगला प्रश्न, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो कब किया गया था? 2012 में। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो पहली बार वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट था उसको 2012 में प्रकाशित किया गया था। तो आई होप कि आपको सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ इसको नोट कर देते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो 3 शब्द जोड़े गए थे कौन कौन थे? तो आप उसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना भी है कौन कौन से शब्द थे। तो ये आपका हो जाएगा समाजवाद, और एक हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, और एक कौन था? अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कहां? तो उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में। किस समिति की सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। तो आप इसको जरूर नोट करिएगा। सभी यहाँ पे जो आपको बताया गया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आए हैं मान लीजिएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए आपका जो भी प्रश्न कलेक्ट किए थे समाप्त हो गए, क्योंकि आज प्रश्न हम लोग कम ही किए थे क्योंकि थोड़ा बिजी थे। तो आपको कल से उतना ही प्रश्न कराया जाएगा, आपको मैक्सिमम 50 प्लस कराया जाएगा। ऐसे आपको 50 प्लस प्रश्न आज भी बनेगा क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा बताया गया। जैसे आप यहाँ प्रश्न आप बनाइएगा तो इसी में आपको 50 प्रश्न बन जाएगा इसी में। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और उससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और बेल आइकन को आप दबाना ना भूलें। तो आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से आपको पार्ट 1 से देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा।
जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप अगर CBT 1 का एग्जाम दिए होंगे तो आप अपना पेपर का स्क्रीनशॉट एक अच्छा से लीजिएगा और वहाँ आप सेंड कर दीजिएगा। आपको इसी में ऐड कर लिया जाता है PDF बनाकर, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं और फिर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।